हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग भारतीय इतिहास में बात किया जा रहा है, जीके जी श्रृंखला में भारतीय इतिहास बात किया जा रहा है। और आज हम लोगों को बात करना है गुप्त काल के बारे में। आज जितने भी गुप्त काल के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में आज पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और कल हम लोग बात करेंगे गुप्त काल के प्रशासन और स्थापत्य के बारे में। और जो चीज़ें बचेंगी उसके बाद एक आध दो लेक्चर और आएंगे इसके बाद, यानी कि 2-3 लेक्चर पूरा होंगे। तो वहाँ पर उससे आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि गुप्त काल को आप देखेंगे कि भारत के साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो स्वर्ण काल माना जाता है उसको आधार माना जाता है, चाहे साहित्य का चाहे स्थापत्य का। फिर उसको सामाजिक, वहाँ पर देखेंगे कि जो समाज से रिलेटेड जो स्वर्ण काल है वो भारत में कभी आया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो समाज में वहाँ पर असमानताएं देखने को मिलती हैं, विषमताएं देखने को मिलती हैं, उसको लेकर चला जाए तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि भारत में समाज को लेकर स्वर्ण काल कभी आया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में स्थापत्य को लेकर स्वर्ण काल आएगा, साहित्य को लेकर स्वर्ण काल आएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर समाज को लेकर नहीं दिया गया है। ये सारी बातें समझिएगा। इसलिए गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। और इसी के समय में देखेंगे कि बहुत सारी रचनाएं होती हैं। इतनी सारी रचनाएं, सबसे ज़्यादा जो रचना हुआ भारतीय इतिहास में वो गुप्त काल के समय में हुआ है। ठीक है, चाहे कोई भी वेद पुराण, वेदों का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ, पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ, भागवत गीता जो धार्मिक पुस्तक है उसका जो अंतिम संकलन जो हुआ है वो गुप्त काल की देन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि गुप्त काल में साहित्य को लेकर बहुत ही बड़ा वो पुस्तकों का एक संग्रह देखने को मिलता है। और जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं पुस्तकों से वो गुप्त काल से ज़्यादातर जो पुस्तक होते हैं गुप्त काल से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुप्त काल कितना महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। और यहाँ पर जितने भी शासक हुए हैं, बहुत यहाँ पर देखेंगे कि 319 से लेकर 450 ईस्वी तक ये लोग शासन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे शासक, इसमें शासकों का एकदम क्रम मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि शुरुआत में देखेंगे श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, फिर कुमारगुप्त है, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त है, फिर बालादित्य है, जीवगुप्त है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि विष्णुगुप्त है। तो इस तरह से बहुत सारे शासक जो हैं गुप्त वंश के देखने को मिलते हैं। लेकिन उसमें से बहुत कम ही शासकों के बारे में पढ़ा जाता है, 4-5 शासकों के बारे में पढ़ा जाता है, उनसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। और यहाँ पर गुप्त काल के बारे में देखेंगे जितने भी अभिलेख मिलते हैं, अभिलेखों से प्रश्न बनते हैं। जैसे सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो स्कंदगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, एरड़ प्रशस्ति से मिलता है, एरड़ अभिलेख है यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे कि विश्वविद्यालयों की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। यहाँ पर बहुत सारे आक्रमणकारी भी देखने को मिलेंगे। हुड़ आक्रमणकारी जो है, भारत में हुड़ आए, उनका जो यहाँ पर आक्रमण होता है वो देखने को मिलता है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। फिर यहाँ पर देखेंगे कि शकों का जो उन्मूलन किया गया, शक जो आए थे वहाँ पर, इंडो ग्रीक शासकों में हम लोगों ने पढ़ा है, जो शक आए थे उनका उन्मूलन यहाँ पर होता है। तो बहुत सारे ऐसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो गुप्त काल से देखने को मिलती हैं। और इसलिए गुप्त काल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे प्रश्न बनाए जाते हैं, स्टेट फॉरवर्ड भी प्रश्न बनाए जाते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर गुप्त काल एकदम विधिवत तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि गुप्त काल जो है अंतिम जो बहुत विशाल साम्राज्य देखने को मिलता है, जो भारतीय इतिहास में हिंदुओं का जो अंतिम विशाल साम्राज्य है वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है वो वहाँ पर हर्षवर्धन को माना जाता है। हर्षवर्धन ने भी बहुत अच्छा शासन किया है। उसका भी इसके बाद हम लोग देखा जाएगा कि हर्षवर्धन ने जिस प्रकार शासन किया, उसने राज्यपाट छोड़ दिया और फिर संन्यास ले लिया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग हर्षवर्धन के काल में देखते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट उसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये एक बात देखिए कि जो गुप्त काल है उसमें कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत सारी उपाधियाँ देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर एक बात हम बताएंगे आप लोगों को, सोने के सिक्कों को लेकर, वो आप लोग हमेशा नोट डाउन करिएगा और नोट्स बनाते रहिए। और नोट डाउन करिए और नोट बनाइए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलिए, जिससे आप लोगों को सफलता जल्द से जल्द मिले। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी लेक्चर बनाए जाते हैं वो आप लोग उसको कमेंट करके बताइए कि क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं है, क्या चीज़ें वहाँ पर कमियाँ देखने को मिल रही हैं और जो चीज़ें सुधारना हो, यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि कुछ इसमें त्रुटियां हो जाती हैं या कोई चीज़ भूल जाता है, कोई स्लिप कर जाता है,
स्किप कर जाता है, तो वो सारी बातें आप लोग वहाँ पर कमेंट करके बताइए, उसको सुधार कर एक अच्छे तरीके से वहाँ पर लेक्चर को बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। सीधे सीधे यहाँ पर लिख लीजिए कि 275 ईस्वी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 275, 319 नहीं है, ठीक है। 275 से 3 यहाँ पर देखेंगे कि क्या 450 या 350 के लगभग में है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 350 नहीं होगा, 450 होगा, क्योंकि 300 तक तो यही लोग शासन कर रहे थे। यहाँ पर देखिए 450 ईस्वी तक ये शासनकाल रहता है, ठीक है। 400 नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 467 ईस्वी तक तो इसका गुप्त रहता है 550, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें स्किप हो जाती है, जो स्लिप हो जाती हैं, उसको नोट डाउन करिए, उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 275 से लेकर 550 ईस्वी तक यहाँ पर गुप्तों ने शासन किया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गुप्त वंश का जो पहला शासक मिलता है वो श्रीगुप्त मिलता है। श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की नींव डाली, और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच जो है ये महाभारत वाला नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा महाभारत वाला नहीं है, ये श्रीगुप्त का लड़का माना जाता है। और घटोत्कच ने यहाँ पर शासन किया, कुछ वर्षों तक शासन किया। और यहाँ पर फिर चंद्रगुप्त प्रथम जो ऐतिहासिक शासक है, जो वास्तविक संस्थापक है गुप्त वंश का, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। 319 ईस्वी में बैठता है, 335 ईस्वी तक शासन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पराक्रमी, सबसे प्रतापी शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद समुद्रगुप्त, इसमें बहुत सारे ऐसे शासक हैं, 2-3 शासक ऐसे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गया, द्वितीय जो है। ये तीनों शासकों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कि यह पहला शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो पहला शासक है गुप्त वंश में कि उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और यहाँ देखिए कि इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत जो भारत में चलाया गया वो चंद्रगुप्त प्रथम का है, 319-20 ईस्वी में ये चलाया गया था। 319 ही जो है वो प्रमाणित है। तो यहाँ पर सन के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया। अभी शासन प्रशासन के बारे में जब बात किया जाएगा, फिर स्थापत्य के बारे में बात किया जाएगा, फिर साहित्य के बारे में बात किया जाएगा, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने बहुत ही ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर इसके बाद देखिए समुद्रगुप्त, सबसे महान शासक, गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त। और इसके बारे में इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करके देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो गुप्त वंश को एकदम मजबूत बनाया, जहाँ पर गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष पहुँचा कि इसके शासनकाल में समुद्रगुप्त में इतना इसने साम्राज्य विस्तार किया कि इसने इतना साम्राज्य विस्तार किया कि ये देखिएगा कि ये इसने क्या किया कि राज्यों को जीत कर पुनः वापस करने का यहाँ पर इसने नियम लगाया। यानी कि ये आक्रमण करता था, उसको जीतता था, फिर उसको वापस कर देता था उसी राजा को। तो वो सारी चीज़ें जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का सबसे महानतम शासक है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि समुद्रगुप्त के जो विषय में जानकारी मिलती है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जो भारत का कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसको किसने कहा? V.A. स्मिथ है, V.A. स्मिथ, ठीक है। V.A. स्मिथ जो है इन्होंने समुद्रगुप्त को वहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा कि इसका जो नाम मिलता है, वास्तविक नाम है ये कांच नाम है इसका। तो इसका जो वास्तविक नाम मिलता है कांच है, ठीक है। और इसने विजयों के उपरांत अब देखेंगे कि समुद्रगुप्त वहाँ पर उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त इसका उपाधि है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो वास्तविक नाम मिलता है वो कांच मिलता है, कांच, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि ये विष्णु का उपासक था, ठीक है। विष्णु का उपासक यह था, ठीक है। विष्णु का यानी कि भागवत धर्म का, यहाँ पर देखेंगे कि वैष्णव धर्म और भागवत धर्म गुप्त वंश में बहुत ही ज़्यादा फला फूला है। सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जो हुआ भागवत धर्म का और वैष्णव धर्म का वो गुप्त काल में ही होता है, ठीक है। उसको हम लोग बात करेंगे सामाजिक चीज़ों को लेकर, ठीक। फिर इसके बाद देखिए कि इसका एक संधि विग्राहिक है, एक इस महामंत्री है, संधि विग्राहिक महामंत्री है हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, ठीक है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। अब प्रयाग प्रशस्ति में देखेंगे कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान है। तो विजयों का उल्लेख जो मिलता है वहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो प्रयाग प्रशस्ति में जो स्तंभ लेख है
वो अशोक का था। ठीक है, अशोक का कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से वहाँ पर अकबर ने वहाँ पर उसको उठाकर लाया प्रयाग में, यानी कि वहाँ पर प्रयाग में लेकर आया, इलाहाबाद में लेकर आया, और उसी पर समुद्रगुप्त का भी अभिलेख है। उसको लिखने वाला कौन है? हरिशेर है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में आप देखेंगे कि जहांगीर के आदेश भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करिएगा कि प्रयाग पे जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, इस पर किसके किसके लेख उत्कीर्ण हैं? प्रयाग प्रशस्ति में किसके किसके लेख उत्कीर्ण हैं? सबसे पहले तो अशोक। ठीक है, ये अशोक का अभिलेख था, शिलालेख था, जो कौशाम्बी में था, और यहाँ पर अकबर ने उसको प्रयाग लेकर आया था। फिर इसके बाद समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का अभिलेख है, हरिशेर ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति नामक। और फिर इसके बाद देखिए कि जहांगीर का भी अभिलेख है। यह प्रश्न पूछता है। ठीक है, जहांगीर का आदेश मान लीजिए, लेख ही मान लीजिए कि आदेश है। तो ये जो बात है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, प्रयाग स्तंभ के बारे में, जो वो शिलालेख है उसके बारे में है कि वो किसका था? अशोक का था। अकबर ने उसको प्रयाग लेकर आया। उस पर समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक हरिशेर ने वहाँ पर लेख उत्कीर्ण कराया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है। और फिर उसके बाद देखिए कि जहांगीर का आदेश भी वहाँ पर है। किसके लिए आदेश किसके लिए होता है? या तो अधिकारियों के लिए होगा या फिर उसके जनता के लिए होगा। तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति पे 3 लोगों के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, और ये भी प्रश्न बनता है कि किस मुगल शासक का प्रयाग प्रशस्ति पर उल्लेख है, प्रयाग प्रशस्ति पर लेख उत्कीर्ण किया गया है। तो मुगल वंश के शासकों के बारे में पूछता है तो जहांगीर है। जहांगीर का जो लेख है प्रयाग प्रशस्ति पर मिलता है। फिर उसके बाद देखिए कि इसने दक्षिण के 14 राज्यों को जीता था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 14 राज्यों को जीता और उसको फिर पुनः वापस कर दिया शासकों को, और वापस कर दिया। उसको क्या बोला गया? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है, ग्रहण मोक्षानुग्रह उसको बोला गया है। यानी कि समुद्रगुप्त देखिए कि कितना बड़ा शासक है, कितना यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि कितना उदारता है इसके अंदर कि इसने राज्यों को जीता फिर उसको वापस भी कर दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से देखिए कि जो संधि करने की बात आती है वो समुद्रगुप्त ने अपनाया, और वहाँ पर राजाओं को जीता, उससे संधि करके वहाँ पर उसे कर लेकर, वहाँ पर जो राजस्व की चीज़ें लेकर वहाँ पर उसको राज्य को वापस कर दिया, और एक वहाँ पर बॉन्ड साइन हो गया कि तुम मुझे इतने समय पर इतने कर दोगे। तो इस तरह से समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का अभियान चलता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समुद्रगुप्त ने जो 14 राज्यों को जीता दक्षिण में, उसको वापस करने को बोला गया ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और समुद्रगुप्त की जो उपाधियाँ हैं, उपाधियों के बारे में देखिए कि व्याघ्र पराक्रम है, यहाँ पर व्याघ्र पराक्रम है। फिर उसके बाद अप्रतिरथ है, फिर उसके बाद पराक्रमांक है, फिर आदि विरुद्ध है, फिर विक्रमांक है, और फिर उसके बाद कविराज भी इसको बोला गया है। कविराज की उपाधि भी दिया गया है। ये देखिए कि समुद्रगुप्त के पास कितनी उपाधियाँ हैं। और कविराज इसको इसलिए बोला गया था कि इसके सिक्कों पर, ठीक है, इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और इसलिए इसे कविराज की उपाधि दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए उसकी उपाधि क्या है? व्याघ्र पराक्रम है, अप्रतिरथ है, पराक्रमांक है, आदि विरुद्ध है, विक्रमांक है, कविराज। तो ये समुद्रगुप्त की उपाधियाँ। तो सोचिए कि समुद्रगुप्त कितना महान शासक है, कि गुप्त वंश का कितने साम्राज्यों को जीता, कितने साम्राज्य विस्तार किए इसने। फिर इसका देखिए कि श्रीलंका का, इसका जो विदेशों में भी प्रचार प्रसार देखने को मिलता है कि श्रीलंका के एक शासक है मेघवर्मन। ठीक है, श्रीलंका का शासक मेघवर्मन है। इसने समुद्रगुप्त से एक याचना की कि वह गया में एक बुद्ध मंदिर बनाना चाहता है। ठीक है, कहाँ बनाना चाहता है? गया में बुद्ध मंदिर बनाना चाहता है। ये समुद्रगुप्त से बात कहता है। कौन है? श्रीलंका का शासक है मेघवर्मन। ठीक है, तो उसने कहा समुद्रगुप्त से कि मैं गया में एक बुद्ध मंदिर बनाना चाहता हूँ। और जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने वहाँ पर किया था। अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों तक पहुँचा, और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात ध्यान दीजिएगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म पनपा, और उसने वहाँ पर जो शासक है मेघवर्मन, उसने समुद्रगुप्त से आज्ञा लेने अनुमति मांगी कि मुझे गया में एक बुद्ध मंदिर बनाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि इसके विजय अभियान को क्या बोला गया? आर्यावर्त में जो विजय अभियान चले,
आर्यावर्त में जो विजय अभियान चले उसको दिग्विजयी बोला गया, और दक्षिण में जो विजय अभियान चले उसको धर्म विजयी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समुद्रगुप्त का जो आर्यावर्त में विजय अभियान है उसको दिग्विजयी बोला गया है, और दक्षिण का जो विजय अभियान है उसको धर्म विजयी बोला गया है। तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए कि समुद्रगुप्त कितना महान शासक है, और कितना इसकी दयालुता की चीज़ें देखने को मिलती है, उदारता की चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं वो कितना ही ज़्यादा उल्लेखनीय है कि शासकों को जीता फिर वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद देखिए कि इसका एक लड़का रहता है रामगुप्त करके। ठीक है, तो रामगुप्त ने वहाँ पर शक आते हैं, आक्रमण करते हैं, तो शकों से रामगुप्त की वहाँ पर संधि होती है, और रामगुप्त ने उसने अपनी पत्नी को वहाँ पर शकों को सौंप दिया था। ठीक है, तो इससे वहाँ पर गुस्सा होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी थी, ये कहानी मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त का एक लड़का है रामगुप्त, और वहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि रामगुप्त ने अपने पत्नी का नाम उसका ध्रुव देवी शायद है, तो ध्रुव देवी को उसने वहाँ पर शकों को सौंप दिया हारने के पश्चात। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने वहाँ पर देखेंगे कि रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी को छुड़ाता है शकों से, और वहाँ पर उससे शादी भी करता है। ठीक है, शादी भी करता है। तो ये इस तरह से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली, जो संबंध देखने को मिलते हैं, जो रिश्ते देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक कहानी है रामगुप्त के बारे में, तो उसके बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक वहाँ पर जानकारी के लिए आपको हम सुना दिए। यहाँ देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी को यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन भारत में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें पता चलती है कि रामगुप्त ने जब शकों को अपनी पत्नी दिया तो उससे युद्ध हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय का, फिर उसके बाद उसने उसकी पत्नी को छुड़ाया, फिर उससे शादी किया, और रामगुप्त की इसने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी बातें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है, जो प्रारंभिक जीवन काल है इसका। इसके बाद देखिए कि इसने विक्रमादित्य की उपाधि, सबसे जो प्रमुख शासक है जो फेमस हुआ, ठीक है, जो फेमस हुआ, जो प्रसिद्धि मिली इसको विक्रमादित्य के नाम से ही मिली। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि से इसको प्रसिद्धि मिली, और देवराज या देवगुप्त भी इसको बोला गया है। ठीक है, तो यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज, देवगुप्त या विक्रमादित्य, वहाँ पर उसकी उपाधियाँ भी देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद देखिए कि शकों का उन्मूलन किया, और इसके एवज में, इसके आधार पर इसे शकारी भी बोला गया। ठीक है, शकों के उन्मूलन के कारण इसे शकारी बोला गया, और इसके जो शकारी बोला गया तो इसने रुपयक नामक चांदी का सिक्का चलाया। ठीक है, रुपयक नामक चांदी का सिक्का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रुपयक नामक चांदी का सिक्का इसने शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में चलाया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या क्या चीज़ें की है। फिर इसको देखिए कि शकों को हराने के उपलक्ष्य में रुपयक नामक चांदी का सिक्का चलाया। फिर उसके बाद इसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आता है। ठीक है, तो 2-3 यात्री यहाँ है, उसके बारे में आप लोग जानिए कि कब कब आए थे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, प्रथम कभी मत मारिएगा। फिर इसमें देखिए कि इसके शासनकाल में 9 रत्न मिलते हैं। ठीक है, और इसके 9 रत्नों से प्रश्न बनाए जाते हैं। भारतीय इतिहास में किसी के 9 रत्नों से प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं, ना अकबर के, ना कनिष्क के। ठीक है, 3 ही शासक ऐसे हैं, और 4 शासक मान लीजिए, 4 शासक हैं, जैसे कि कनिष्क पहला शासक हुआ, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरा शासक हुआ, तीसरा शासक आप यहाँ देखेंगे कि अकबर है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कृष्णदेवराय। ठीक है, ये 4 शासक ऐसे हैं जिनके दरबार में नवरत्नों की संख्या मिलती है, नवरत्नों की बात की जाती है। तो कनिष्क के शासनकाल के बारे में नहीं पूछेगा, वहाँ पर कृष्णदेवराय के बारे में भी नहीं पूछता है, और यहाँ पर अकबर के भी शासनकाल के बारे में, नवरत्नों के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों से प्रश्न बन जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है कि देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न है उनमें कौन कौन शामिल है। कालिदास। ठीक है, कालिदास सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, पहले नंबर पे नाटककार है, और इनके जो रचनाएं हैं वो भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है, और वो वहाँ से प्रश्न बनते हैं वो किसकी रचना है। ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिएगा। फिर उसके बाद देखिए धन्वंतरी के क्या थे, यहाँ पर आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेद के आचार्य थे। वारामिहिर, यहाँ पर वारामिहिर कौन थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, खगोल विज्ञान से संबंधित थे। अमर सिंह, अमर कोश के रचयिता थे, यानी कि कोश विज्ञान से संबंधित थे। फिर इसके बाद शंकु देखेंगे कि आप ये वास्तुकार हैं। छपड़क, और फिर इसके बाद देखिए कि वररुचि जो है घटकर है। फिर वेताल भट्ट जादूगर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेताल भट्ट जादूगर हैं। छपड़क का वररुचि के बारे में, वररुचि मान लीजिए कि ज्योतिषी है।
ठीक है। घटकर्पर वहाँ पर इस तरह से देखिए, एक घटकर्पर जो है कूटनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है। फिर उसके बाद छपड़क कूटनीतिज्ञ, यहाँ पर देख लीजिएगा घटकर्पर या छपड़क दोनों में से कोई एक है। बाकी यहाँ पर चीज़ें इस तरह से देखने को मिल रही थी। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ से प्रश्न, नवरत्नों से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि इसने बल्ख को जीता था, ठीक है। मध्य एशिया में बल्ख को बाहलिक बोला जाता है, उसको बंग देश का बाहलिक है, उसको जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, फाह्यान से प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ पर नवरत्न, कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर, छपड़क, घटकर्पर, अमर सिंह, वेताल भट्ट से वहाँ पर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण शासक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त, ये दो शासक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण शासक है। और इनसे पढ़िए, इनको समझिए, और यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं और स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि इसका लड़का कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त है वो शासन पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठा है। और इसकी उपाधियाँ देखिए, इसके अन्य नाम जो हैं, उपाधियाँ जो है महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य बोला गया, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र, ठीक है। तो देखिए कि इतनी जो उपाधियाँ हैं, गुप्त वंशों ने उपाधियों का एक क्रम मिलता है, और बहुत सारी उपाधियाँ जो हैं गुप्त वंश के शासकों ने धारण की थी। इसके बाद देखिए कि इसके शासनकाल में सर्वाधिक 18 अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। कुमारगुप्त के शासनकाल में सर्वाधिक 18 अभिलेख मिलते हैं। और बांग्लादेश के 3 स्थानों से इसके अभिलेख मिलते हैं, धनदेर, दामोदरपुर, बेग्राम। ये तीनों जो हैं ताम्रपत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ताम्रपत्र हैं। और यहाँ पर तांबे के बर्तनों पर, तांबे के वस्तुओं पर इसको उत्कीर्ण किया गया। इसके बारे में पूछता है, धनदे जो ताम्रपत्र है कुमारगुप्त का, वो किस स्थान से प्राप्त हुआ, या धनदे ताम्रपत्र जो है वो किस शासक से संबंधित है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि ये बांग्लादेश में के 3 स्थानों से मिलता है, धनदे, दामोदरपुर, फिर उसके बाद बेग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है बिहार में, ठीक है। तो भारत का जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर वहाँ पर तक्षशिला को हटा दिया, तक्षशिला वर्तमान समय में वहाँ पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। लेकिन अगर प्राचीन काल में अगर देखा जाए, ठीक है, यानी कि अशोक के शासनकाल में देखा जाए, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय के शासनकाल में देखा जाए, प्राचीन काल में जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, उस समय के अगर पूछ दे कि वहाँ पर जो भारत का प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला हो जाएगा। अगर वर्तमान समय के संदर्भ में पूछे कि भारत का वर्तमान समय में कौन सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुमारगुप्त ने वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहाँ किया था? बिहार में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि विलसण अभिलेख है, एक विलसण, कुमारगुप्त का विलसण अभिलेख है। और कुमारगुप्त से, श्रीगुप्त से लेकर कुमारगुप्त तक की वहाँ पर गुप्त वंश की वंशावली प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? विलसण अभिलेख से। और इसके बाद के शासकों की वंशावली नहीं मिलेगी, क्योंकि कुमारगुप्त का अभिलेख है। तो कुमारगुप्त से लेकर श्रीगुप्त तक के जितने भी शासक हुए चंद्रगुप्त वंश में, उनकी वंशावली यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए कि स्कंदगुप्त के समय में हुड़ों का आक्रमण होता है। खुशनिवाज के शासन में, खुशनिवाज के नेतृत्व में हुड़ों का आक्रमण होता है। और यहाँ पर जो हुड़ है वहाँ पर देखेंगे कि स्कंदगुप्त से बहुत बुरी तरह से पराजित होते हैं, ठीक है। तो स्कंदगुप्त से हुड़ जो है बहुत बुरी तरह से पराजित होते हैं। ये कहाँ मिलता है? भीतरी स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से वहाँ पर यह जानकारी मिलती है कि खुशनिवाज के नेतृत्व में हुड़ आक्रमण होता है। और हुड़ का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त से बुरी तरह से पराजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक अभिलेख भानुगुप्त का शायद है, भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है, एरण अभिलेख, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब सामाजिक चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात किया जाएगा। एरण अभिलेख में वहाँ पर सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि जो स्कंदगुप्त की उपाधियाँ हैं, स्कंदगुप्त की जो उपाधियाँ हैं, शक्रादित्य, शक्रादित्य के बारे में पूछता है कि शक्रादित्य किसकी उपाधि थी, किसको बोला जाता था। कुमारगुप्त के महेंद्रादित्य के बारे में पूछता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के बारे में पूछता है। फिर नेपोलियन पूछता है समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इनके नामों का भी वहाँ पर याद करिएगा और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए कि उपाधियाँ जो मिलती हैं, शक्रादित्य है, क्रमादित्य है, और प्रक्षिप्त वृक्षा है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त ने भी धारण की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो पहला शासक है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, चंद्रगुप्त द्वितीय है गुप्त वंश में। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय इतिहास में कुल 16 शासक ऐसे हुए जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर इसका देखिए
कि सुदर्शन झील का इसने पुनरुद्धार कराया। सुदर्शन झील के बारे में हमने बहुत बार बात किया है। सुदर्शन झील कहाँ है? गिरनार पर्वत पर, ठीक है। गिरनार पर्वत कहाँ है? ये गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये गुजरात में है। तो इसका निर्माण कौन कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री है पुष्यगुप्त, ठीक है। इसके बारे में हम 2-3 बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गिरनार पर्वत पर ही जूनागढ़ का अभिलेख भी मिलता है, रुद्रदामन का 150 ईस्वी का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें जो हैं वो गुप्त वंश से संबंधित है। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है विष्णुगुप्त है। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त है। इसके बाद आप देखेंगे कि हर्षवर्धन का काल आता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि देखिए कि गुप्त वंश के शासकों ने कितनी बड़ी चीज़ें की हैं, कितनी बातें हैं इनके बारे में, कितनी ज़्यादा वहाँ पर जानकारियाँ इनके देखने को मिलती है। और यहाँ पर इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। इनके साहित्यों के बारे में प्रश्न बन जाते हैं, अभिलेखों से प्रश्न बन जाते हैं, इनके उपाधियों से प्रश्न बन जाते हैं, यहाँ पर इनके सिक्कों से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिए और नोट डाउन करते रहिए। सन के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि सन के वहाँ पर प्राचीन काल में उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमने लिख दिया है सन के बारे में कि कब कौन सा शासक था, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना जानिए कि किसके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर एक बार ध्यान, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों से प्रश्न बनाए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो चंद्रगुप्त वहाँ पर गुप्त वंश से संबंधित है। और यहाँ पर हम लोग गुप्त वंश से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़िए और अपने जो कमेंट हैं वहाँ पर कमेंट करके बताइए, सुझाव दीजिए, जो चीज़ें कमियां हैं जो अच्छी लगी वो सारी चीज़ें बताइए। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और उससे हम लोग और भी चीज़ें जो है लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। क्योंकि भ्रष्टाचार और वहाँ पर जो सारी चीज़ें वर्तमान समय देखने को मिल रही हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को लेकर चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।